तो भैया Hyundai कितनी ही महंगी गाड़ियाँ निकाल दे, लेकिन उसकी जड़ों को हिलाना उतना ही मुश्किल है जितना इस पोल को हिलाना है। उसका रीज़न ये है कि Hyundai को पता है कि आपको गाड़ियाँ बेचनी कैसी है, चाहे वो एक्सपेंसिव हो चाहे वो ना हो। हमारे पास में आज एक और नई कार है, इट्स एल्काज़ार। और यहाँ पे आप इस वीडियो में ये डिस्कशन नहीं करेंगे कि क्रेटा 7 सीटर है या नई गाड़ी है वॉटएवर, क्योंकि वो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। मैं आज जिस पूरे वीडियो में बात करने वाला हूँ एल्काज़ार डीजल मैनुअल और डीजल ऑटोमेटिक की। क्या कितना सेंस है, कितनी प्राइसिंग है, उसके हिसाब से क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, गाड़ी की कमियां और खूबियां क्या है, और इंटीरियर एक्सटीरियर हर एक चीज़ की बात करेंगे, ड्राइव की बात करेंगे, फिर एंड में जाके क्या कंक्लूजन निकलता है उसकी बात करेंगे। चलिए, वैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया। नमस्कार, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे एल्काज़ार के बारे में। ओके जी, तो सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे चाबी में हमारे पास में 3 ही बटन है, नहीं 4 बटन है भैया, ऐसा नहीं है, 3 बटन है। लॉक एंड लॉक और होल्ड, और यहाँ पे होल्ड। अब 2 होल्ड से क्या होता है, इसको होल्ड करोगे तो वो फीचर आता है जो कि मेरा फेवरेट है, बाय गॉड। अभी तो खैर क्या है कि मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन अगर जब मौसम खुशनुमा नहीं होता तो गाड़ी आप यहाँ से इसको दबा के स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारी गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, अगर आपको सुनाई दी है नहीं दी है मुझे नहीं पता है, बट गाड़ी स्टार्ट हो गई है, एसी ऑन हो गया है। और इतना ज़्यादा काम आता है ना ये सर्दियों में कि मज़ा ही आता है, लगता है सारे पैसे इसी फीचर के वसूल हो गए। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में एक और बटन है जिसको अगर आप होल्ड करके दबा के रखोगे तो ये लाइट 2 बार फ्लैश हुई है, और इसका मतलब ये है कि आपका बूट जो है वो बेसिकली अनलॉक हो गया है, खुला नहीं है, वो अनलॉक हो गया है। खोलने के लिए अभी भी आपको उसके पास में जाना पड़ेगा और वहाँ से उसकी बॉडी को उठाना पड़ेगा। ऐसे मतलब ये दबाओगे तो ऐसे होगा। अच्छी बात ये है कि जब आप इसको वापस बंद करते हो तो इट लॉक्स इटसेल्फ, तो अब ये जो है वापस खुलेगा नहीं अनलेस आपकी चाबी आपकी जेब में ही हो। तो आप किसी को दूर से एक्सेस देना चाहते हो सिर्फ बूट का, तो बटन वहाँ पे काम में आता है। गाड़ी अभी ऑन है, थोड़ी देर में ऑन बंद कर देता हूँ। ओके, मैंने बंद कर दी है गाड़ी। और अब बात करते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो टॉप एंड है सिग्नेचर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो टॉप एंड में और इस पर्टिकुलर वेरिएंट में थोड़े फ़र्क है। ये टॉप एंड नहीं है, हालांकि बहुत ही माइन्यूट फीचर्स का फ़र्क है। और ये जो आप देख पा रहे हो ऊपर, इसने इरादा कर रखा है कि भैया आज अपनी डायरेक्टरी में आया है, इसको रिव्यू नहीं करने देना है। एनीवे, यहाँ पे फीचर्स में फ़र्क क्या क्या है उसकी हम बात करते हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आते हैं उस वाले वेरिएंट में, यहाँ नहीं आते हैं। मैं और बताता जाऊँगा क्या क्या फ़र्क, बहुत ही माइन्यूट 2-4 फीचर्स का ही फ़र्क है। यहाँ पे आपको मिलती है हेडलाइट, जो कि इधर DRL है, ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही क्रोम है। और यहाँ पे आपके पास में सुंदर LED लाइट्स है, अच्छी काम भी करती हैं। इधर आपके पास में ग्रिल है, अगर आपने मेरे Hyundai Palisade वाला वीडियो देखा होगा तो काफ़ी सिमिलर आपको एक ग्रिल लगने वाली है। यहाँ पे आपके पास में फ्रंट पार्किंग कैमरा है, और उसके बाद में आप इस तरफ आते हैं और इधर आपके पास में ये टायर है जो कि एक्चुअली क्रेटा के मुकाबले एक साइज़ अप है। 18 इंचेस के टायर है, 215 55 R18 अभी टायर साइज़ लग रखा है, और 18 इंचेस के रिम है जो मैंने आपको बता दिया है। ऑटोमेटिक अगर ये होती तो यहाँ पे ऑटो की बैजिंग लगी होती, बट क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं है तो वो बैजिंग यहाँ पे नहीं है। साइड में सिंपल सी चीज़ है, अभी भी हमारे पास में सेकंड रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो यहाँ पे नहीं है। और पीछे की और डिज़ाइन एक्चुअली थोड़ी सी बेटर है, अगर आप क्रेटा की बात करें उससे कुछ इस तरीके की डिज़ाइन लगती है। कुछ लोगों को ये काफ़ी मिलती जुलती लगती है फोर्ड एंडेवर से, कभी कभार मुझे भी वो रिजेम्बलेंस नज़र आ जाती है, लेकिन हर बार आपको नज़र नहीं आती है। क्या मिलता है बेसिकली, आपको टेल लैम्प्स मिलते हैं, हेलोजन है यहाँ पे, ये रिवर्स लाइट है, यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे आपके पास में रिवर्स पार्किंग सेंसर है। सही बोल दिया मैंने, यूजुअली मैं यहाँ पे बोलता हूँ, एक्चुअली मैं पक्का इस चिड़िया के घर में घुसाया हूँ, क्योंकि ये या तो प्रॉब्ली इसने यहाँ आसपास बच्चे अंडे दिए हुए हैं, क्योंकि ये मेरे से बहुत गुस्सा हो रही है अभी। और उसके बाद में यहाँ पे शार्क फिन एंटीना है। अगर ये टॉप एंड होता तो उसमें ड्यूअल टोन वाला सिस्टम आता है और ये ब्लैक होता, लेकिन ये टॉप एंड नहीं है तो यहाँ पे ये ब्लैक नहीं है। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, और आपने देखा जो मिरर्स है वो अपने आप अनफोल्ड हो गए। इनफैक्ट इन मिरर्स के नीचे यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये लोगो प्रोजेक्ट करते हैं नीचे। अभी क्योंकि रात नहीं है तो लोगो दिख नहीं रहा है, वरना कुछ इस तरीके का लोगो जो है वो नीचे प्रोजेक्ट होता रहता है। रिक्वेस्ट सेंसर दबाया, गाड़ी अनलॉक की, और अब हम चलते हैं अंदर। ओके, तो अब बात करते हैं इधर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इस तरफ जो आप देख पा रहे हैं, बेसिकली ये सारे के सारे कंट्रोल है विंडोज़ और मिरर्स के, आउटसाइड मिरर्स के। लॉक अनलॉक जो है वो भी आपको यहीं से करना होता है, और दरवाजे में अपने आप मतलब चेंजेस जो है वो आपको नजर आने लग जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस कलर, जो कि क्रेटा से काफ़ी इसको अलग बना देता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे एक बार इनिशियली ये कलर उतना अच्छा नहीं लगा था जब मैंने फोटोज़ में देखा था, बट अब धीरे धीरे मुझे ऐसा कुछ खास खटक नहीं रहा है वो। आई एम ओके विद दिस कलर ऑल्सो। प्रॉब्ली कुछ और कलर ट्राई किया जा सकता था, बट ये कलर भी ठीक ही लग रहा है। ओपन करोगे आप, यहाँ पे आपके पास में बहुत ही बड़ा एक्चुअली स्पेस है, जिसमें एक छोटा मोटा फ़ोन जो है वो भी आप फिट कर सकते हो, 2 फिट कर सकते हो। इधर काफ़ी बड़ा बॉटल होल्डर है, जिसमें भी कोई शिकायत आपको नहीं होनी चाहिए। बोस के स्पीकर, ये टॉप एंड और इस मिड वेरिएंट में आते हैं, लोअर में बोस के स्पीकर नहीं आते हैं, आर्कम साउंड आती है। इधर आपके पास में है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये टॉप एंड होता है तो फ्रंट पार्किंग सेंसर की चाइम ऑन करने ऑफ
करने का बटन जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है, बट यहाँ पे नहीं है। ये आपका बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, ये आपका हेडलाइट लेवलिंग स्विच, और नीचे की तरफ ये जो है आपका फ्यूज बॉक्स एक्सेस करने के लिए है यहाँ पे। और इसको मैं बंद करता हूँ वापस। इधर आपके एसी वेंट्स हैं और इस तरफ इतनी ही चीज़ें हैं। इधर बंद करता हूँ मैं। स्टीयरिंग व्हील डी कट वाला है। यहाँ पे आपको मिलते हैं हेडलाइट्स जुड़े हुए कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑब्वियसली मिलती है और इंडिकेटर वाले कंट्रोल भी आपको इधर ही मिलते हैं। इस तरफ आपको मिलते हैं सारे कंट्रोल वाइपर से जुड़े हुए। आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। इधर आपके पास में डिस्प्ले है और ऑनेस्टली इस डिस्प्ले में कई सारी चीज़ें, मतलब ये पर्टिकुलर जो लगाई गई स्क्रीन लगाई गई है डिजिटल वाली, ये काफ़ी प्रीमियम लगती है, देयर इज नो डाउट। हाँ, कि थोड़ी सी अंदर ऐसा लगता है थोड़ी डीप है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे काफ़ी बढ़िया पसंद आई, काफ़ी नीटली ये की गई है। ट्रैक्शन कंट्रोल में वापस ऑन करता हूँ। पहली बात तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो इधर मेन्यू में जब हम आते हैं, यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएंगे। बेसिकली ये सेटिंग्स में आए, व्हीकल सेटिंग्स, यहाँ पे क्लस्टर नाम का एक होगा ऑप्शन, क्लस्टर, ये रहा थीम। तो बेसिकली थीम ABCD 3-4 थीम है। मेरे को मतलब कई लोगों को ये थीम पसंद आ रही है, बट ऑनेस्टली मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो थीम है थीम A, दिस वन। ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई हुई थीम है। क्या क्या चीज़ें हैं बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरफ दिख रहा है वो स्पीडोमीटर है, इस तरफ दिख रहा है टैकोमीटर है, इस तरफ जो है बीच में आपके पास में ट्रिप्स वगैरह जो है उसकी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या मिलेगी आपको। ड्राइव इन्फॉर्मेशन, आपका डिजिटल स्पीडोमीटर, उसके बाद में एक्यूमुलेटेड इन्फो, यहाँ पे सिंस रिफ्यूल करने के बाद में गाड़ी क्या मतलब कितनी चली है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, कितने टाइम इंजन ऑन रहा है। हालांकि ये पर्टिकुलर जो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर है इसको सही मत मानिएगा, बिकॉज हम गाड़ी काफ़ी देर AC चलते हुए खड़ी रहती है गाड़ी, मतलब शूट वूट के टाइम पे बेसिकली बहुत टाइम गाड़ी खड़ी रहती है, तो इसलिए फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है। नीचे यहाँ पे आपके पास में ओडोमीटर है, यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी है जो आपको इस पर्टिकुलर सिंस रिफ्यूलिंग वाले टाइम बता रहा है। ये जो आप देख पा रहे हो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी क्या मिल रही है वो बताता रहता है। आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे है, और ये जो आप देख पा रहे हो डिस्टेंस टू एम्प्टी है वो। बाकी कुछ और वार्निंग लाइट्स इधर उधर आती है, सीट बेल्ट वगैरह ये सब वार्निंग लाइट्स जो है वो भी यहाँ पे आती रहती है। थीम B कुछ ऐसी लगती है जो कि थोड़ी सी स्पोर्टियर फील जरूर देती है, बट ये पर्टिकुलर एक और थीम है जो मुझे सेकंड बेस्ट लगी, थीम C। और यहाँ पे ये एक थोड़ी सी अलग सी है, इसमें आपको RPM भी जो कुछ इस तरीके से दिखाता है। इनफैक्ट जब गाड़ी चल रही होती है और जैसे ही RPM प्रॉब्ली 1 से ऊपर हो जाते हैं, मतलब 1500 से ऊपर हो जाते हैं, या सॉरी 1000 से ऊपर हो जाते हैं, तो ये बॉक्स घूमता है, क्यूब घूमता है। बट मुझे ऑनेस्टली वो पसंद नहीं है। जब भी आप इंडिकेटर देते हो तो आपको लेन चेंज इंडिकेटर के साथ साथ में ये पार्किंग कैमरा असिस्ट करता है, जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छा फीचर है। नाइट में थोड़ा सा उतना काम का नहीं है। एक्चुअली उसका रीज़न ये नहीं है कि नाइट में कैमरा अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इतना नीचे ये पोजीशन है, इतना कम एरिया ये दिखाता है कि आपको फिर यूँ लगने लगता है कि कुछ खास चीज़ दिखा नहीं पा रहा है, दूर तक का दिखा नहीं पा रहा है। और आमतौर पे आप थोड़ा सा दूर का बेसिकली उसमें देखना पसंद करते हो, बट स्टिल इट्स ए गुड वन। मतलब थोड़ा सा और वाइड होता तो ब्लाइंड स्पॉट हटाने में ज़्यादा मदद करता है। फिर उसके बाद में आपके पास में ये पर्टिकुलर जो मतलब स्टीयरिंग है, इसको आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक वे में एडजस्ट कर सकते हो। आपको ऑब्वियसली वो हाथ से करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ पे कुछ नहीं होता है। इधर आपके पास में स्क्रीन है जो कि Hyundai की हम पहले भी देख चुके हैं और काफ़ी बढ़िया स्क्रीन है एक्चुअली, कोई शिकायत मुझे स्क्रीन से नहीं है। फ्लूइड है, डिसेंटली फास्ट है, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा फास्ट है, बट डिसेंटली फास्ट है। आपको इसमें मल्टीपल चीज़ें मिल जाती है। बेसिकली आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और इनका खुद का इनबिल्ट मैप जो है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई शिकायत आपको नहीं होनी है। और उसके बाद में आपको FM AM ये सब तो मिलते ही हैं। साउंड क्वालिटी म्यूजिक सिस्टम से काफ़ी अच्छी है, बोस के म्यूजिक सिस्टम से। और कई और चीज़ें इसमें मिलती है जो कि आपको बेसिकली यहाँ पे एयर प्यूरीफायर जो उसकी रीडिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। और अब ये क्लस्टर वाली सेटिंग एक नहीं है, ये बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको क्रेटा में भी मिलती जाती थी। वन मोर थिंग दैट आई लाइक, जो कि सेल्टॉस वगैरह की टच स्क्रीन में नहीं आती है, वो ये बटन्स, खास तौर से वॉल्यूम नॉब, जो कि क्विकली आपको कई सारी चीज़ें करने देता है। मैप पे जाना है, नेविगेशन पे जाना है, रेडियो पे जाना है, मीडिया पे जाना है, ट्रैक चेंज करना है, सीक मतलब आगे पीछे करना है, और यहाँ पे स्टार जो कि आपको फेवरेट कुछ ऐड करना है, वो सेटअप आपको कुछ करना हो तो तुरंत उस पर ये चीज़ ले जा सकती है आपको। यहाँ पे जो दिए गए बटन हैं इनसे भी आप ये पर्टिकुलर स्क्रीन जो है वो कंट्रोल करते हैं। इधर आपके पास में एक क्रूज कंट्रोल के स्विचेस हैं, और ये जो कंट्रोल है ये बेसिकली मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको उसके हैं। एक दो चीज़ें मैं भूल गया हूँ, आपको नेविगेशन की गाइडेंस यहाँ पे भी दी जाती है कि कितना आगे जाना है, कितना मुड़ना है। यहाँ पे आपके पास में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, और एक्चुअली इतना ही है। पहले इधर सेटिंग्स का ऑप्शन भी आता था कुछ कुछ गाड़ियों में, बट वो सेटिंग्स का ऑप्शन आपको जो है अब सारा का सारा इधर ही व्हीकल सेटिंग्स में या फिर यहाँ नीचे जनरल सेटिंग्स में मिल जाएगा। मोस्टली चीज़ें आपको जो है व्हीकल सेटिंग्स में जब आप एंटर करोगे तो ये लाइट्स वगैरह की सेटिंग जो है पहले MID में हुआ करती थी, लाइट्स, डोर, क्लस्टर,
फीचर, कन्वीनियंस, ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ मतलब सारी सेटिंग आपको यहाँ मिलने लग जाती है। इधर काफ़ी नीटली फ्लश जो है ये आपके पास में एसी वेंट्स है और अच्छी हवा जो है उसका फ्लो भी उससे आता रहता है। गाड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई है ओवरऑल आप देखा जाए, और थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ओवरऑल कूलिंग में जब भी धूप ऊप में, राजस्थान जैसी गर्मियों में ज़्यादा रहती है तब। बाकी मुझे नहीं लगता उसके मतलब एक बार कूल होने के बाद में किसी को भी कोई ज़्यादा दिक्कत होगी, और अगर टेम्परेचर 35 के आसपास है तो उस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम होने वाली है। ऊपर की तरफ यहाँ पे ERVM है जो कि डे नाइट ऑटोमेटिक वाला है, और यहाँ पे कुछ बटन है इस पर, आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं SOS और रोड साइड असिस्टेंस और ब्लू लिंक जो है उसके फीचर है। यहाँ पे आपके पास में है एक बढ़िया सा सनग्लास होल्डर, यहाँ पे आपके पास में लाइट्स है, और सनरूफ जो है उसका शेड अभी खुला है, और मैं पूरी की पूरी सनरूफ खोल के बताता हूँ आपको। काफ़ी ज़्यादा ओपन होता है ये सनरूफ, काफ़ी बढ़िया तरीके से खुल जाता है, एक्चुअली काफ़ी अच्छा खुलता है। बट मेरी एडवाइस है कि प्लीज़ इससे बाहर ना निकले चलती गाड़ी में। आप ऐसे निकल सकते हैं चाहे तो, बट चलती गाड़ी में इसका से बाहर ना निकलें। एक चीज़ जो मुझे पसंद है, काफ़ी लोगों को शायद नहीं होगी या होगी, आई डोंट नो, वो ये कि ये एक ही बटन से सारा ऑपरेशन आप कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको सिर्फ सनब्लाइंड खोलना है तो आप इसको हल्का सा पुश करना है, अभी सिर्फ सनब्लाइंड गाड़ी का खुलेगा। अगर आपको पूरा खोलना था तो आपको इसको बेसिकली थोड़ा सा और ज़्यादा पुश करना था। उस और ज़्यादा पुश करने की स्थिति में जो है आप देख पा रहे हो ये भी खुलता जा रहा है। अगर आपको सिर्फ सनरूफ बंद करनी है तो हल्का सा पुश करके छोड़ दो, अगर आपको सन ब्लाइंड भी बंद करना है तो थोड़ा जोर से पुश करोगे तो सब कुछ जो है बंद हो जाएगा। व्हाट आई डोंट लाइक इज यहाँ पे वैनिटी मिरर है बट लाइट नहीं है, आपको इसी लाइट से काम चलाना पड़ेगा। थोड़ी सी एंगल है ये लाइट, बट आई डोंट नो कितनी हेल्पफुल जो है ये लाइट होगी नाइट में जब आपकी वाइफ को जो है थोड़ा श्रृंगार करना होगा। ऑल्सो ये तो Hyundai वालों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये उन्होंने मेरा फीडबैक लेके किया है। जो भी इस चैनल के पुराने मेंबर्स उनको पता होगा मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। एक्सटेंडेबल सनवाइजर बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हालांकि फ्रंट डोर ऑलमोस्ट क्रेटा जितना ही है, बट स्टिल इसको एक्सटेंडेबल बना के Hyundai ने बहुत ही कमाल काम किया है। इस चीज़ पे 2 नंबर एक्स्ट्रा होते थे ना, अच्छी राइटिंग के 2 नंबर एक्स्ट्रा, वैसा सा सीन है यहाँ पे। इधर आपके पास में नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पे आपके पास में एक 12 वोल्ट का मतलब रेगुलर सॉकेट है। इधर आपके पास में USB, एक और USB, यहाँ पे ये USB सिर्फ चार्ज करती है, ये वाले से एंड्रॉइड ऑटो वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे यहाँ पे नहीं मिलता है आपको, और ये आप यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड जरूर आपको इधर मिल जाता है। अच्छी बात ये है कि ये चार्जिंग पैड काफ़ी बड़ा है, हालांकि मैं अपना बड़े वाला फ़ोन अभी कैरी नहीं कर रहा, बट छोटे वाला फ़ोन भी जो है वो भी इसमें फिट होकर चार्ज हो रहा है, बड़े वाला भी इसमें फिट हो जाता है। इधर आपके पास में गियर स्टिक है, और जो कि ऑब्वियसली 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे होता तो कुछ और चीज़ें होती, जैसे कि इधर एक तो फ्रंट वेंटिलेटर सीट जो है उसके कंट्रोल होते, जो कि यहाँ पे नहीं है, ऑटोमेटिक में वो हैं, बट इसमें मैनुअल में जो है वो नहीं आते, पर्टिकुलर इस वेरिएंट में भी नहीं आते हैं। यहाँ पे कैमरा व्यू अगर आपको ओपन करना है तो बेसिकली यहाँ पे कैमरा आप देख सकते हो जब गाड़ी स्लो चल रही होती है, और कैमरा की क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है। 360 डिग्री व्यू इधर दिखता है जिसको आप जूम आउट जूम इन जो है वो कर पाते हो, विच इज़ गुड। यहाँ पे आपको फ्रंट वाला चलाना है, साइड वाले दोनों देखने हैं, सिर्फ रियर वाला देखना है, या कैमरे की ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करनी है, या आपको ओके रुक जा, और यहाँ पे सेटिंग्स जो है बेसिकली वो अगर आपको उसको कुछ करना हो तो बाय डिफॉल्ट सेट करना हो तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। ये सब ऑप्शन देना इज़ अ वेरी गुड थिंग। देखो मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फ़ोन चार्ज हो रहा है, और ब्लू लिंक की नेटवर्क स्ट्रेंथ क्या है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे ट्रैक्शन मोड वगैरह के ऑप्शन आते हैं, अगर ये ऑटोमेटिक होता तो, क्योंकि लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है तो यहाँ पर नहीं है। ये इस चीज़ पर मेरे खास कॉमेंट है। बेसिकली जब आप गाड़ी बंद करके बाहर निकलते हो तो पार्किंग ब्रेक अपने आप डिसएंगेज और डिसएंगेज नहीं होता है। डिसएंगेज तो हो जाता है जब आप सीट बेल्ट पहन के आगे क्या फॉरवर्ड जाने लगते हो, लेकिन ये अपने आप एंगेज नहीं होता है जब आप गाड़ी लॉक करके बाहर चले जाते हो। लेट मी एक्सप्लेन एक्चुअली मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली मान लीजिए कि आप अभी गाड़ी में बैठे हैं और आप एक अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, और आपका ऑब्वियसली जब आप डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं तो आपका पार्किंग ब्रेक जो है लगा हुआ तो होता नहीं है। अब आप क्या करते हैं, गाड़ी को बंद करते हैं, न्यूट्रल करते हैं और गाड़ी का बंद करके आगे निकल गए, लेकिन यहाँ पे गाड़ी जो है उसके ब्रेक नहीं लगे, ये इंगेज नहीं हुआ है, गाड़ी किसी भी तरीके के पार्किंग ब्रेक पे नहीं है। हम इंडियंस की आदत क्या होती है कि गाड़ी हम पार्किंग ब्रेक खींच के और उस तरीके से काम चलाते हैं, बट यहाँ पे वो ऑप्शन आपके पास नहीं है, गाड़ी पार्किंग ब्रेक इंगेज नहीं हुए हैं और गाड़ी रोल बैक या फॉरवर्ड कर सकती है। तो आपको बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो ये कि या तो उसको गियर में छोड़ दो, या फिर आप हर बार बाहर निकलते टाइम पे इसको इंगेज करके जाओ तो आपका काम बनेगा। ऑटो होल्ड का फंक्शन है जो कि काफ़ी काम आता है ट्रैफिक में। ये छोटा सा स्पेस इधर है आपके पास में, और 2 बॉटल होल्डर का स्पेस जो है वो इधर है। यहाँ पे आपके पास में स्पेस छोटा सा ही है, उसका रीज़न ये है कि काफ़ी सारा स्पेस तो ये एयर प्यूरीफायर वाली चीज़ खा जाती है, और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड भी नहीं होता है, वो भी एयर प्यूरीफायर को ही जो है उसकी कट सी जाती है कि क्यों वो नहीं होता है। इधर आपके पास में एक ग्लव बॉक्स है, और मैं गाड़ी वापस ऑन कर लेता हूँ।
ओके, ग्लव बॉक्स है जो कि डिसेंट साइज़ का है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा है ऐसा कुछ है, लेकिन ये कूल्ड है जो कि हम लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो ये चीज़ें हो गई फ्रंट में। अब मैं ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है और मैं रियर में जाके बैठता हूँ, क्योंकि असली मज़ा तो फिर 7 सीटर का वही है ना कि रियर में कितना स्पेस है, क्या सब चीज़ है। ये चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट है। ओके, मैं वापस पीछे करता हूँ, इसी जगह मैंने एडजस्ट करा कितनी सीट्स और क्या सब चीज़ें हैं। वेल, एक तो बहुत स्पेस डेफिनेटली यहीं से फील होता है कि काफ़ी स्पेस गाड़ी में रियर में है। कितना है एक्चुअल में वो देख लेते हैं। काफ़ी स्पेस यहाँ पे है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। काफ़ी अच्छा, नीचे भी आप पाँव जो है स्लाइड इन कर सकते हैं। एक छोटा सा स्पेस इधर दिया गया है, इसमें मोबाइल वोबाइल आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। और ये कैसे खुलता है? ओके, एक्चुअली ये स्टडी है, हालांकि आपके लैपटॉप संभाल पाए उतना नहीं, क्योंकि ये चौड़ा नहीं उतना, बट आपके आईपैड या ऐसी कुछ चीज़ रख सकते हैं। और आईपैड जब आप रखेंगे तो इधर जो है रबराइज ये दिया गया है यहाँ पे अंदर की तरफ, ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ रबराइज दिया गया है, तो बेसिकली वो स्क्रैच वगैरह भी उस पर नहीं होंगे। और ये छोटा सा और यहाँ पे दिया गया, इसमें पता नहीं आप क्या रखेंगे, मोबाइल रख सकते हो एक्चुअली, आप इसमें भी रख सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, इस पर हालांकि कुछ लिखा हुआ है 3.5 kg मैक्स, ये चीज़ें लिखी हुई है, तो वो आप ध्यान रखें। अगेन दरवाज़ा सेम, आगे जितना स्पेस था उतना स्पेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी और इधर जो है थोड़ा बहुत स्पेस है। बोस की ब्रांडिंग यहाँ पे भी की गई है, ब्रांडिंग के मामले में कोई कोताही नहीं बरती गई है। एडजस्टेबल्स जो है आपके पास में सीट बेल्ट है और फ्रंट मतलब इन सीट्स की लाइटिंग जो है वो आपको यहाँ मिलती है, जो कि अगेन काफ़ी ब्राइट है, एलईडी में दी गई है। हालांकि पैनोरामिक सनरूफ का फ़ायदा ये है कि दिन में तो आपको ऐसी कोई लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। उधर उसके बाद में आपके पास में ऐसी इवेंट्स हैं, इधर जो है मतलब एयर प्यूरीफायर होके आती है वो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मोबाइल वोबाइल के लिए, यहाँ पे यूएसबी का एक स्पेस, एक यूएसबी दी गई है। हालांकि देयर इज़ ए प्रॉब्लम हियर, अगर रियर में कोई 2-3 लोग बैठें, अगर जैसा कि मतलब प्रॉब्ली 7 सीटर में बैठ भी सकते हैं 3 लोग, तो वहाँ पे आपके पास में एक ही यूएसबी है। प्रॉब्ली इसको 12 वोल्ट का सॉकेट दे के वो 2 यूएसबी वाला करना चाहिए था, 2 यूएसबी दे दी जाती है तो वो एक अच्छी चीज़, स्मार्ट चीज़ हो जाती है। लेकिन माइंड यू, एक चीज़ जो मैं भूल रहा हूँ और आपको बता दूँ वो ये कि यहाँ पे जब 6 सीटर वेरिएंट आप लेते हैं तब आपके पास में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज 6 सीटर में यहाँ पे सीट की बजाय ये जो आप अभी करंटली देख पा रहे हैं ऐसा स्पेस है जिसमें एक वायरलेस चार्जर, 2 कप होल्डर और एक और छोटा सा स्पेस, मतलब स्पेस जो दिया गया है सिमिलर टू दिस, ये जो आगे स्पेस मिलता है ऐसा सा स्पेस मिलता है। तो वहाँ पे आपको जो है किसी भी तरीके की कंफर्ट में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, और डिवाइसेस चार्ज करें तो उसमें भी आपको कोई समस्या होने नहीं वाली है। ये सीट जो है इसके बारे में और बात करेंगे, बट ये दरवाज़ा जो है इसमें सन ब्लाइंड भी है। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मौसम अच्छा हो रहा है, बट सन ब्लाइंड जो है काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। सीट का रेक्लाइन एंगल आपको मैं बता देता हूँ, तो करंटली आप अगर देख पा रहे हो तो इतना कुछ स्पेस है, मतलब इतना कुछ रेक्लाइन पे है सीट। अब मैं ओके, ये मेरा सबसे, ये ऐसे तो कोई नहीं बैठता होगा, अगर कोई इमरजेंसी में पीछे भी कोई बैठा हो तो उसके लिए हम कर्टसी के तौर पे बैठ जाएंगे, बट मैं पीछे जाता हूँ, ये एक, ये 2 3 4 काफ़ी, ये मैक्सिमम एंगल है जिस पे बैठ सकता हूँ। एक्चुअली मैक्सिमम एंगल जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं ये निकाल के यहाँ पे रख के बैठूँ काफ़ी कंफर्टेबल ये हो जाती है गाड़ी उस लिहाज से। अगर मैं अपने नॉर्मल एंगल पे भी बैठूँ तो भी यहाँ पे स्पेस काफ़ी है, हेडरूम जो है वो काफ़ी अच्छा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, थाई सपोर्ट भी मेरे जैसे हाइट के लिए 5 फुट 8 इंच के लिए अच्छा है। माइंड यू ये वाली सीट जो है ये भी 5 फुट 8 इंच के हिसाब से ही एडजस्ट यहाँ पे की गई है। अब चलते हैं हम लास्ट रो में। एक चीज़ यहाँ पे क्या है जो सुविधा दी गई है, बट उसमें थोड़ी सी आपको मैं एक ज्ञान की बात बताता हूँ, वो ये कि वैसे तो आप सीट दोनों तरफ से फोल्ड और टंबल करके आगे जा सकते हो, लेकिन जिस तरफ से मैं अभी जा रहा हूँ उस तरफ से ये करना उतना सेफ नहीं है। कोशिश करें कि आप यूजुअली वो वाली साइड यूज़ करें, बिकॉज आमतौर पे इंडिया में ट्रैफिक जो है इस तरफ से मूव करता है और इस तरफ से दरवाज़ा खुला करके अंदर अंदर जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट अभी मैं अंदर चलता हूँ और आपको बताता हूँ स्पेस कितना है। एक्चुअली अंदर जाने वाने में प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हो भी तो आप ये पर्टिकुलर जो दिया गया है ना, ये पकड़ के आ सकते हो। इधर भी दिया गया है ये देखो, ये वाला स्पेस जो है इस पकड़ के अंदर आ सकते हो। और पता नहीं किसने ये यहाँ लगा दिए, बट ये यहाँ नहीं लगा के मिडिल रो पे लगाया जाता तो मेरे को इनकी और ज़्यादा अच्छी है। वो एक्चुअली ये काफ़ी सॉफ्ट है यार, तो विच इज़ अ गुड थिंग। अब मैं सीट को फोल्ड करता हूँ और देखते हैं कितना क्या स्पेस है, मैं फंस ना जाऊँ। ये तो हो गया ओके ओके ओके, तो ये सीट आगे जाती है, बट अगर मैं इसको आगे नहीं करता हूँ, एक्चुअली मैं इसको आगे करके आ जाता हूँ, अदरवाइज तो मैं इसमें फिट ही नहीं बैठ रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको हल्का सा पीछे करके आता हूँ, ये मैं इसको हल्का सा कर लिया आगे, मतलब ये पोजीशन मेरे लिए ठीक है अभी। और रेक्लाइन एंगल जो है, ये रेक्लाइन एंगल ये अभी मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया सीट, और अब मैं जाता हूँ उस वाली सीट से पीछे ताकि ये वाली सीट की सेटिंग छिड़े ना। छिड़े एक वर्ड भी होता है, नहीं होता है हिंदी में, ये मुझे नहीं पता है।
पहले बात कर लेते हैं एमिनिटीज़ की। यहाँ पे आपके पास में AC वेंट्स दिए गए हैं जो चालू नहीं है अभी फॉर सम रीज़न। कहीं आगे से चालू करना पड़ता है क्या भाई इसको? हेलो, यहाँ पे एक USB स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे एक बड़ा कप होल्डर है और यहाँ पे स्क्वायर कप होल्डर, स्क्वायर बॉटल होल्डर है। यहाँ पे आपके पास में हुक है जो कि अभी आपको सेंस नहीं बना रहा होगा, बट हम सीट फोल्ड करेंगे तब आपको पता चलेगा वो क्यों दिया गया है। बट अभी आते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे, कितना स्पेस है एक्चुअली। मैं तो नहीं बैठ पाऊँगा, बट मेरी से थोड़ी सी छोटी हाइट, प्रॉब्ली 5 फुट 6 इंच वाले बैठ पाएंगे इस तरीके से जैसे मैं अभी बैठा हूँ, तो वो जरूर इस पर ठीक ठाक लॉन्ग ड्राइव पे बैठ सकते हैं। प्रॉब्ली लेट्स से 300 साढ़े 300 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव पे, और ऊपर की ओर भी ठीक ठाक स्पेस है, बट उससे ज़्यादा की लॉन्ग ड्राइव जो है वो फिर बच्चे ही यहाँ पे बैठ पाते हैं। मुझे यूँ लगता है थोड़ा सा और बेहतर थाई सपोर्ट दिया सकता था, हल्का सा इसको ऊपर करके, ऐसा कोई ऑप्शन दिया जाता ऊपर करने का, बट अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर आपके पास में रीडिंग लैम्प है, LED है, काफ़ी ब्राइट है, दिस नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे एक और यूज़ भी दी गई है आपको, और यहाँ पे AC वेंट जो है वो आपको दिया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा होल्डर, कप होल्डर, दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे भी आपको मिलती है। और अब हम यहाँ पे 3 पॉइंटर सीट बेल्ट भी मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जो है वो सिर्फ मिडिल, मतलब बेसिकली जो फ्रंट रो पे, मिडिल रो में बीच वाला बंदा है उसको छोड़ के सबको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं। बाहर निकलते हैं, कुछ चीज़ें बनी हुई है कि भैया ऐसे बंद करोगे तो पाँव जो है वो टूट सकता है, अपनी गारंटी नहीं है उसमें। एक्चुअली यहाँ पे होल्ड करने के लिए कुछ नहीं है, कोई भी ग्रैब रेल्स वगैरह नहीं है। रिमेंबर जो रेनो वाली थी ट्राइबर में आते थे ये होल्ड करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो हुक्स हैं उनका क्या काम है। ये हमारे पास में बूट स्पेस है, अगर सारी सीट्स जो है वो लगी हुई हो तो ठीक ठाक बूट स्पेस है। इसके नीचे भी थोड़ा सा स्पेस है जिसमें आपको जैक टूल्स वगैरह रख सकते हैं, अभी आपको दिखा दूंगा वो भी। अभी हम इसको करते हैं फोल्ड। ये भी बेसिकली रेक्लाइन होती है, इसके भी एंगल है रेक्लाइन एंगल, तो आप चाहें इधर रेक्लाइन एंगल रख के यहाँ पे 2 बड़े सूटकेस डालने हो तो इतने रेक्लाइन पे उसको रख सकते हो। लेट्स फोल्ड देम। और अच्छी बात ये है कि जब ये फोल्ड हो जाते हैं, जो कि ये अभी होगा नहीं, ओके, ये जब फोल्ड हो जाते हैं तो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस एक्चुअली आपको मिल जाता है। तो दिस इज़ ए गुड 5 सीटर कार विच लॉट ऑफ बूट स्पेस, आप ये कह सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहो उस हिसाब से थी। और जो हुक्स हैं वो बेसिकली अब यहाँ पे आप कुछ हुक करना चाहो, नेट वेट जो है वो उसके काम वहाँ पे आते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे क्या चीज़ें और है जो छुप गई है पीछे। यहाँ पे आपके पास में लैंप है, ये एक हुक है, और जब आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे बेसिकली जैक है और थोड़ा सा और स्पेस है जिसमें आप प्रॉब्ली टायर इन्फ्लेटर वगैरह रख सकते हो। अगर आपको टायर इन्फ्लेटर खरीदना है तो नीचे अमेज़ॉन का एक लिंक है, उसमें मैंने वो ऐड किया हुआ है, अच्छा सा टायर इन्फ्लेटर। ये आपके पास में सबवूफर है यहाँ पे, तो म्यूज़िक सिस्टम जो है वो क्यों और ज़्यादा अच्छा होता है उसका रीज़न ये भी है। मैं गाड़ी के दे रहा हूँ भैया 23 लाख रुपये, अगर मैं टॉप एंड लेता हूँ डीजल ऑटोमेटिक का, ऑन रोड 23 लाख दे रहा हूँ, और मेरे को ऐसे बंद करने के टाइम पे वो खटक सकता है। तो Hyundai को यहाँ पे देना चाहिए था इलेक्ट्रिक टेल गेट क्लोजिंग वगैरह, बट वो तो नहीं मिलता आपको। लेकिन ड्यूअल टिप एग्जॉस्ट जो है वो देखो आपके पास में यहाँ पे है। आई डोंट नो कितना आपको फैंसी लगता है, बट वो है यहाँ पे, वो बता रहा हूँ। ये चीज़ें होंगी अल्काज़ार की ब्रांडिंग सब। अब गाड़ी को करते हैं ड्राइव और बात करते हैं कि भैया 1.5 जो है कहीं छोटा तो नहीं पड़ गया है। ओके जी, ड्राइवर सीट से बात करते हैं Hyundai अल्काज़ार के बारे में। सबसे पहले देखो, एक तो वैसे तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्रेटा से सिमिलर है, बट काफ़ी चीज़ें अलग भी हैं, तो हर एक चीज़ की बात कर लेते हैं। विजिबिलिटी वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, हर चीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी वाइज गाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी है, दिस नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ए पिलर जो है उससे भी मतलब कोई ज़्यादा व्यू अब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है। ORVM जो है उससे भी अच्छा खासा दिखता है, बड़े हैं ORVM, ग्लास पैनल्स बड़े हैं, आगे बोनेट भी काफ़ी हद तक दिखता है, नहीं भी दिखता हो तो चल जाता है, बट दिखता है। गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, इस वाले वेरिएंट में नहीं, बट जो ऑटोमेटिक टॉप एंड है उसमें मिलते हैं आपको। और इस वाले वेरिएंट में भी आपको 360 डिग्री व्यू जो है वो भी मिलता है, और एक सर्टेन स्पीड तक तो चलता भी है। तो ये तो इसको तो DRVM बोलते हैं। तो आपको कोई भी तरीके की ऐसा विजिबिलिटी वाइज इशू नहीं होगा। प्लस गाड़ी का IRVM जो है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा दिखाता है। 7 सीटर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, पीछे वाला एरिया इतना पीछे एक्सटेंड हो जाता है कि हमें रियर विंडशील्ड से कुछ ज़्यादा दिख नहीं पाता है, बट यहाँ पे रियर विंडशील्ड के साथ साथ में हमें जो साइड में क्वार्टर पैनल है उनसे भी हल्का फुल्का दिखता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि IRVM से विजिबिलिटी गाड़ी की जो है वो काफ़ी बढ़िया है। मैं एक बार ये बंद करता हूँ, ये डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता होगा शायद कैमरा के लिए, कैमरा पे अगर आपको दिख रहा हो तो। फिर बात आती है एर्गोनॉमिक वाइज कोई इशू नहीं है गाड़ी में, ऑलमोस्ट हर चीज़ रीच में है। आप कोई भी ऐसा ऑड बटन नहीं है जिसको प्लेसमेंट जो आपको बार बार सताती हो। आप जब ड्राइव कर रहे हैं, क्विकली वॉल्यूम अप डाउन करनी है तो उसके लिए भी आपको जो है यहाँ पे नॉब दिया गया है,
हालांकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी पकड़ने में इधर उधर होता है, बट ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक अर्गोनोमिक हर एक चीज़ से हैप्पी ही रहेंगे, कोई शिकायत जो है उसमें आपको करने वाली मिलेगी नहीं। फिर बात आती है ड्राइविंग कंफर्ट की। तो ड्राइविंग कंफर्ट के हिसाब से जो एकमात्र चीज़ मुझे फील होती है बार बार वो है कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको गाड़ी में वो नहीं मिलता है, सीट वेंटिलेशन नहीं मिलता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा इशू नहीं है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, चाहे बैठने में हो, चाहे सीट एडजस्टमेंट हो, बोस्टर सपोर्ट की बात करो, थाई सपोर्ट की बात करो, हर एक चीज़ एक्चुअली अच्छी है। एक चीज़ जो थोड़ी सी मुझे लगता है जो थोड़े से मतलब हाइट में ज़्यादा होंगे या जिनके पैर थोड़े बड़े होंगे, उनको यहाँ पे थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है कि स्पेस थोड़ा सा क्रैम्प लग सकता है। हालांकि कुछ चुभता होता नहीं है, जो हैरियर और सफारी में हमने देखा था वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है, बट थोड़ा सा स्पेस का क्रैम्पनेस जो है वो यहाँ पे लग सकती है। थोड़ा क्रैम्प्ड बेसिकली वो स्पेस वहाँ पे फील हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, मेरे को नहीं होता है, हो सकता है बड़े पाँव जिनके उनको हो सकता है। बाकी ओवरऑल सीट हाइट जो है उसके एडजस्टमेंट में हो, चाहे मतलब ऊपर की तरफ हेडरूम जो है उसकी बात कर लो, हर एक चीज़ से जो है कोई भी शिकायत ड्राइविंग कंफर्ट के मामले में होती नहीं है। फिर बात आती है गाड़ी की राइड और हैंडलिंग के बारे में। इंजन की बात और गियरबॉक्स की बात बाद में करेंगे, बिकॉज फिर बाद में ऑटोमेटिक और मैनुअल के साथ में बात करता रहूँगा। मैं ऑटोमेटिक भी चलाऊँगा अभी, तो इंजन की बात कर लेते हैं, सॉरी राइड की बात कर लेते हैं। राइड के मामले में गाड़ी जो है एक्चुअली काफ़ी कंफर्टेबल है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि Hyundai ने धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंडियन सिनेरियोज के हिसाब से चेंज की है अपनी। राइड पहले उनकी थोड़ी सी स्टिफ साइड में हुआ करती थी, सस्पेंशन उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, वो उन्होंने धीरे धीरे चेंज किया। क्रेटा जो नई वाली आई थी उसमें हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ राइड हुआ था, सस्पेंशन अच्छे थे। इनफैक्ट मैं कई लोगों को सेल्टॉस के ऊपर मैंने क्रेटा रिकमेंड किए, जस्ट फॉर द रीज़न बिकॉज वो मोस्टली शहर से बाहर चलते थे और सड़कें जो है वो उतनी स्मूथ नहीं होती अगर तो, और हाईवेज भी हमारे यहाँ थोड़े बहुत ऐसे अनइवन होते हैं, तो वो क्रेटा में काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील होते थे। सेम गोज विद एल्काजार के सस्पेंशन एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं और मोस्ट ऑफ द बम्प्स जो है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कुछ शार्प बम्प्स वगैरह आ जाएँ, थोड़े बड़े हो, तो वहाँ पे सफारी या MG हेक्टर थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इनफैक्ट MG हेक्टर प्लस जो है वो राइड कंफर्ट के मामले में इस सेगमेंट में अभी भी मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया मानी जाएगी। सफारी इज़ ए गुड कार अगर आप खराब सड़कों पे, बहुत ज़्यादा खराब सड़कों पे ज़्यादा जाना चाहते हैं तो भी सफारी जो है वो अच्छी से हैंडल कर लेती है खराब सड़कों को। बट मोस्ट ऑफ द इंडियन हाईवे कंडीशंस जो है ये थोड़ी बहुत हाईवे कंडीशन हल्की फुल्की ख़राब है, बाकी ऐसी कोई बड़ी हाईवे कंडीशन में दिक्कत नहीं है, मतलब मोस्टली सड़कें वड़कें बनी हुई है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से आपको जो है क्रेटा के सस्पेंशन से कोई शिकायत नहीं होगी। इनफैक्ट आप अप्रिशिएट ही करेंगे जिस तरीके से क्रेटा के सस्पेंशन आपको लगने वाले हैं। फिर बात आती है कि मतलब किस तरीके की हैंडलिंग है। देखो, हैंडलिंग भी वो पार्ट है जहाँ पे धीरे धीरे Hyundai ने इम्प्रूवमेंट किया है। अब मतलब ये गाड़ी थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है क्रेटा के मुकाबले, और साथ ही में थोड़ा सा ऑब्वियसली वेट जो है डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग हो गया है, तो हैंडलिंग उतनी ज़्यादा अच्छी रहने की उम्मीद नहीं थी। क्रेटा की हैंडलिंग में कोई ऐसी टॉप नॉच नहीं है, हालांकि स्टीयरिंग का वेट और एक बार की, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा तो मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले लेता हूँ, मैं क्विकली लेन चेंज करना और ये सब चीज़ें जो है मतलब बेसिकली डायनेमिक्स की बात करें तो उतनी क्रेटा भी कोई खास ज़बरदस्त थी नहीं। इट्स जस्ट कि उनका इंप्रूवमेंट जो था प्रीवियस क्रेटा के मुकाबले वो अच्छा था। यहाँ पे वो थोड़ी सी चीज़ और हैम्पर हो जाती है बिकॉज वेट डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर हो गया है और थोड़ा सा व्हील बेस बढ़ गया है, तो उतनी बढ़िया हैंडलिंग फील नहीं होती क्योंकि हाइट थोड़ी ऊंची है, गाड़ी का ऊपर की तरफ वेट ज़्यादा है, तो वो हैंडलिंग के मामले में ठीक है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वगैरह इज़ ऑल गुड, फीडबैक बढ़िया है स्टीयरिंग का, स्टीयरिंग किधर कहाँ जाएगा वो सब आपको पता चलता है, सिटी में लाइट है, हाईवे पे डिसेंट वेट है, वो सब बढ़िया है आपको। लेकिन मतलब वो बढ़िया डायनामिक्स, वो बढ़िया हैंडलिंग जो है वो यहाँ उम्मीद ना करें तो ही बेहतर है, और करना भी नहीं चाहिए। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कोई भी गाड़ी वो उतना बढ़िया ऑफर कर पाती है। जीप कंपस इज़ द कार जो थोड़ी सी सेगमेंट से ऊपर चली जाती है, वो थोड़ा सा बढ़िया ऑफर वहाँ पे कर पाती है। बट ये 7 सीटर्स की अगर बात करें तो आई डोंट थिंक सो मतलब कुछ ऐसा खास कोई भी गाड़ी बहुत ही बढ़िया डायनामिक्स ऑफर कर पाती हो। फिर बात आती है आपकी गाड़ी की इंजन और गियरबॉक्स जो है उनकी बात कर लेते हैं। आपके पास में वही 1.5 इंजन है जो क्रेटा में मिलता है। ये पर्टिकुलर इंजन जो है काफ़ी बढ़िया है कई मामलों में, और वही गियरबॉक्स है वहाँ पे 6 स्पीड जो आपने क्रेटा में ऑलरेडी देखा है। अब यहाँ पे चीज़ क्या है कि अगर मतलब आप 7 सीटर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं हम, मुझे नहीं लगता कि आप जब 4-5 लोग बैठा के गाड़ी को इसको चलाओगे तो आपको हर बार आप प्रॉपर्ली इसको गाड़ी को पिकअप कर पाओ। आप कई बार एक्चुअली इस इंजन को स्टॉल कर दोगे।
होता क्या है कि ये पर्टिकुलर देखो क्लच लाइट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और गियर शिफ्ट स्मूथ है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जो अच्छी चीज़ भी है गाड़ी के बारे में। बट क्लच का बाइटिंग पॉइंट थोड़ा कम है, और उस वजह से क्या होता है कि आप जब पिकअप लेने जाते हो और गलती से आप सेकंड गियर में हो तो आप कर दोगे फर्स्ट गियर में जब आपको, तब भी आपको बहुत ही केयरफुली जो है गाड़ी को पिक करना पड़ता है, अदरवाइज गाड़ी जो है बंद हो जाती है, स्टॉल हो जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बाइटिंग पॉइंट छोटा है, और फिर होता है ना कि जिस हिसाब से गाड़ी के इंजन की पावर है और जिस हिसाब से गाड़ी का वेट और वो सब चीज़ें, वो थोड़ा सा मिसमैच है डेफिनेटली। मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम वो जो स्टॉलिंग वगैरह वाला पार्ट है, पिकअप वाला पार्ट है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा कहीं इंजन में कम पावर वाली चीज़ फील होगी। वो शायद आपको तभी फील होगी जब आप हाईवेज पे जा रहे हो और आप 100 के आसपास और फिर ओवरटेक करने जाते हो, तो आपको फील होता है कि मेरा गाड़ी का इंजन थोड़ा छोटा है, उसमें उतनी ज़्यादा भी पावर नहीं है जितनी कि एक गाड़ी में 5 लोग 6 लोग बैठे हों और मैं जो है हाईवेज पे ऐसे खिंचता चला जाए इंजन जो है, जब मैं एक्सीलेटर पेडल पे पाँव रखूँ। क्या सिचुएशन है टॉर्क वगैरह की? अच्छी चीज़ ये है कि इस पर्टिकुलर इंजन में बहुत ही बढ़िया टॉर्क बैंड है। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक्चुअली। थोड़ा सा ये डाउन स्लोप आ गया, मैं इस डाउन स्लोप से नीचे जाता हूँ। ये मैं डाउन स्लोप से नीचे आ गया हूँ, और अब डाउन स्लोप जो है इसके बाद में मैं आता हूँ 6th गियर में मैं हूँ, और मैं स्लो कर देता हूँ। स्लो करते 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 मैं आ गया हूँ, ये मैं आ गया हूँ 700-800 आरपीएम के आसपास। अब मैं यहाँ पे एक्सीलेटर पेडल पे टैप करता हूँ, और ऐसा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है, गाड़ी धीरे धीरे जितना भी मतलब फ्यूल इंजेक्ट करके आगे जा पा रही है उतनी जा पा रही है। बट जैसे ही गाड़ी जो है वो 1300-1400 आरपीएम क्रॉस करती है और 1500 तक पहुँचती है, उसके बाद में अच्छा खासा टॉर्क आपको अवेलेबल होता है, और बढ़िया सा पुल जो है वो इंजन का शुरू हो जाता है। नो मैटर आप गाड़ी में 4 लोग बैठे हो 5 लोग बैठे हो, उसके बाद में आपको जो है वो शिकायत नहीं होती है। अच्छी खासी क्रूजिंग करती है गाड़ी ऑलमोस्ट, मतलब जब बेसिकली 100 की स्पीड पे हो तो 6 गियर में आप चल रहे हो, तो गाड़ी के आरपीएम जो है वो लगभग 2100 आरपीएम के आसपास रहते हो, विच रिटर्न्स अ ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी फिगर। कितना है फ्यूल एफिशिएंसी फिगर? वेल आप फर्ज कीजिए आप हाईवे पे 100 की स्पीड मैक्सिमम चलते हो और आप 95-100 के बीच में खुली सड़कों पे चलना चाहते हो, तो आपको लगभग 19 की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर निकाल के देगी, जो कि कमाल की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर है, 19-20 की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर। बट अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा चलना चाहते हो तो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर ड्रॉप हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा और कम चल सकते हो, मेंटेन कर सकते हो 80-85 समथिंग, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर भी मिल सकती है। शहर में आपको वही 4-5 लोग बैठे हों और आप डिसेंट मतलब ज़्यादा हार्ड पिकअप वगैरह ना करो, रेव वगैरह ना करो, तो प्रॉब्ली आपको अराउंड 13-14 की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर जो है वो मिल पाएगी। फिर आपकी थोड़ी ड्राइविंग हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है कि उतनी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि इतनी आपको मिल जाएगी। ये फ्यूल एफिशिएंसी फिगर हुई। वापस थोड़ा सा लौटते हैं इंजन की, जब हम बात कर रहे थे तो इंजन में पावर जो है, टॉर्क जो है वो सफिशिएंट फील होता है अगर आप सही आरपीएम बैंड में हैं, और फॉर्चुनेटली सफिशिएंट आरपीएम बैंड जो है लोअर आरपीएम से शुरू हो जाता है, तो एक अच्छी चीज़ है। बट अगर आप जब ओवरटेक करें 4-5 लोग बैठे हों तो उस वक्त आपको डेफिनेटली उसको प्लान करना पड़ेगा, या आपको फील होता रहेगा कि थोड़ी सी पावर कम है। पेट्रोल में टॉर्क की कमी है, बट आपको वो पावर वाली कमी फील नहीं होगी, तो डेफिनेटली हायर बैंड्स पे जो है पेट्रोल में वो इश्यूज़ आपको नहीं आएंगे। बट शायद आप फ्यूल एफिशिएंसी के चक्कर में मोस्टली डीजल बायस ही बने रहेंगे इस पर्टिकुलर कार के लिए। बात आती है एनवीएच की। एनवीएच कैसा है? वेल एनवीएच के मामले में एक कमाल इंजन है, बहुत ही बढ़िया एनवीएच। ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, ज़्यादा हार्शनेस नहीं है, हर एक चीज़ें जो है वो मतलब जो कहते हैं ना सॉर्टेड Hyundai ने रखने की कोशिश की, और हमेशा से इनका ये पर्टिकुलर डीजल इंजन जो है वो हमेशा हर गाड़ी में जो है काफ़ी बढ़िया एनवीएच फिगर्स में रहा है। यहाँ पे भी कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा सा और स्पेस जो है मतलब इंजन को यहाँ पे थोड़ा सा मिल गया होगा, इधर उधर थोड़ा सा और Hyundai को टाइम मिल गया होगा एनवीएच के मामले में कुछ और चीज़ें करने का, तो एनवीएच वाली कोई इशू नहीं है। आप ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 2500 आरपीएम से पहले इंजन को ऐसा कुछ खास सुनाई भी नहीं देता। अगर आप हल्के फुल्के म्यूज़िक या मतलब 2-3 फ़ैन की सेटिंग जो है 2 या 3 पे होगी तो उस टाइम पे आपको उतना सुनाई भी नहीं देता है इंजन, तो वो कोई इशू नहीं है। हालांकि एनवीएच ऑटोमेटिक में कैसे है उसकी बात जो है ऑटोमेटिक चलाते वक्त ही हम करेंगे। ओके, तो मैनुअल के बाद में अब ऑटोमेटिक कैसा चलता है उसकी बात कर लेते हैं। सेम पावर और टॉर्क फिगर है जो कि आपको मैनुअल में मिलते हैं, और आई डोंट नो इफ Hyundai कुड हैव ट्यून्ड इट मोर एग्रेसिवली। मतलब इस इंजन को ऑलरेडी 2 ट्यूनिंग में हम देख चुके हैं, एक वेन्यू में हम देख चुके हैं और एक क्रेटा में ऑब्वियसली, और एल्काज़ार में सेम ट्यूनिंग में आता है। कैसा काम करता है ऑटोमेटिक उसकी बात करते हैं। सिटी में इसलिए चला रहा हूँ बिकॉज प्राइमरी फोकस जो है ऑटोमेटिक बायर्स यूजुअली इंडिया में सिर्फ इसीलिए ऑटोमेटिक खरीदते हैं क्योंकि सिटी में उनको ज़्यादा चलना होता है, तो वहाँ उनको वो क्लचलेस वाली कन्वीनियंस जो है वो चाहिए होती है।
तो मतलब 6 स्पीड का जो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये हमने बहुत देख लिया है Hyundai में ऑलरेडी, काफ़ी सारी गाड़ियों में हमने देखा है, और ट्रांसमिशन में कभी कोई इशू नहीं रहा। इट्स जस्ट कि जब भी ये किसी डीजल इंजन के साथ में पेयर होता है तो यूजुअली जो आवाज़ है इंजन की वो थोड़ी बढ़ जाती है। यहाँ पे वो गियरबॉक्स और इंजन जो है मिलके थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाते हैं, और सेम चीज़ें अल्काज़ार में है। आपको ऐसा फील होगा यहाँ पे कि वो इंजन में शायद वो पावर नहीं है, वो ज़बर से पुल कर रहा है, दो इट्स नॉट अबाउट द पावर, वो बस वो उसका ओवरऑल मैकेनिज्म जिस तरीके से काम करता है वहाँ पे वो थोड़ी सी आवाज़ करने लग जाता है। स्टार्टिंग वाले पुल में ही आप महसूस करेंगे ऑलमोस्ट 1500 आरपीएम तक इंजन जाता है, और वहाँ पे हल्की सी आवाज़ जो है वो आने लग जाती है, क्योंकि इंजन में टॉर्क जो है लोअर बैंड में ही है। तो प्रॉब्ली ट्यूनिंग व्यूनिंग कभी इन फ्यूचर हम किसी और गाड़ी में पर्टिकुलर गियरबॉक्स और इंजन की अच्छी देख पाएँ, बट अभी यहाँ पे आपको फील होगा कि थोड़ा सा तो पावर की जो है पावर जो है वो लैग करता है इसमें। हालांकि जो आपका पर्पस है कि सिटी में चलानी है और मतलब कंफर्टेबल महसूस करना है, वो कम्प्लीटली गाड़ी सॉल्व कर देती है। और थोड़ा सा मैं इसको रेव करके इसकी रेव आई मीन स्पीड जो गेन करके थोड़ा सा इसकी गियर शिफ्ट्स भी देख लेता हूँ कैसे से। फॉर सम रीजन्स इस पर्टिकुलर गाड़ी में हल्की हल्की एक अंडरलाइन वाइब जो है थ्रू आउट जो फ्लोर पेडल और वो सब आ जाती है, जो कि Hyundai के डीजल इंजन में कभी नहीं रहती है। मैनुअल में आपको कभी फील नहीं होगा कि वो डीजल इंजन है, इतना ज़्यादा स्मूथ है वो, बट यहाँ ऑटोमेटिक में हल्की सी एक अंडरलाइन वाइब्रेशन जो है वो आपको फील होने लग जाती है फ्लोर पेडल के आसपास। ये देखो इसमें एक मतलब हल्का सा भी आप फ्लोर पेडल पे तेज जाते हो और फॉर सम रीज़न बहुत ज़्यादा आरपीएम जो हाई चलाते हैं, जबकि टॉर्क जो है वो अवेलेबल है 1500-1600 आरपीएम के आसपास, तो गियर जो है जल्दी भी गाड़ी शिफ्ट कर सकती है। आपको पैडल शिफ्टर्स और ये सब मिलते हैं। हाँ, ये पैडल शिफ्टर ज़रूर यूज़ में आते हैं जब आपको अपने आप से जो है वो चाहिए कि हाँ भैया आपको पता है कि गाड़ी झेल जाएगी, आपके पास टॉर्क है, आप शिफ्ट जो है कर सकते हो, तो वो चीज़ें वहाँ काम आती हैं। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ सिटी कन्वीनियंस वाले हिसाब से ही है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंजन से हल्का फुल्का मज़ा चाहिए तो आपको फिर मैनुअल के साथ में ही जाना चाहिए, और आप फिर उसमें पैसे भी बचा लेते हो। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास जो है वो आप सेव कर लेते हो। ये पर्टिकुलर डीजल इंजन क्रेटा में भी कुछ इसी तरीके की आवाज़ करता है, तो इट्स नॉट अबाउट द एक्स्ट्रा वेट जो अल्काज़ार में आ गया है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ही इसके। तो आप अगर उस तरीके से जज करना चाहें कि क्या ये अंडर पावर है या क्या है, तो बस ये मान के चलें कि ऐसे ही आवाज़ करता है ये पर्टिकुलर इंजन और गियर बॉक्स इसके साथ मिला होता है। मैनुअल जब आप चलाएंगे तो आपको फीलिंग नहीं आएगी। गियर शिफ्ट भी डिसेंट है, मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक है। बाकी तो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि अगर आपको वो सिटी वाली कन्वीनियंस चाहिए और आपका सिटी में बहुत ज़्यादा रन होता है तो फिर आप ऑटोमेटिक के साथ में डीजल के साथ में जाइए, अदरवाइज मैनुअल विल डू द जॉब मोस्ट ऑफ टाइम, और वो बेटर तरीके से करेगा। अगर आप मोस्टली हाईवेज वगैरह पे चलते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन उससे मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं 2 बची हुई चीज़ों की, जो कि है ब्रेकिंग और आपकी गाड़ी की एसी परफॉर्मेंस। तो एसी परफॉर्मेंस अच्छी, एसी अच्छी कूलिंग देता है, बट क्योंकि गाड़ी 7 सीटर है, बड़े बड़े ग्लास एरियाज़ हैं, और उस पर्टिकुलर चीज़ को अगर मिला के देखो राजस्थान की गर्मी के साथ, तो आपको फिर जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा गाड़ी को प्रॉपर्ली कूल होने में। बट एक बार जब कूल हो जाती है तो एयर फ्लो जो है ओवरऑल अच्छा है, कोई भी शिकायत उससे जुड़ी हुई आपको नहीं होगी। रियर सीट पे भी कंफर्ट डिसेंट है, उस पर भी कोई ऐसी शिकायत आपको नहीं होगी। हालांकि थर्ड रो में बैठने की मैंने ज़रूरत और हिम्मत नहीं की है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा। 1-2 चीज़ें बाकी रह गई है अल्काज़ार के बारे में, कि एक तो 6 लोग बैठ के कैसे चलती है वो भी देखेंगे, थर्ड रो में कैसा फील होता है वो भी किसी और सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी तो फिलहाल ये लंबा हो जाएगा वीडियो। एक जो छोटी सी और बात बच गई है वो है ब्रेकिंग से जुड़ी हुई। ब्रेकिंग कैसी है वो हम करके देख लेते हैं। 100 पे जाके हम ब्रेक करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है। मान लो मैं ये 97, 98, 99 ब्रेक। ओके 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 ओके, हैजार्ड लैंप्स ऑन हो गए, बेसिकली इसको इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल भी कहते हैं, बंद हो गया यहाँ पे। तो ब्रेकिंग कैसी है नाउ? ब्रेकिंग देखो ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है। गाड़ी में 2-3-4 लोग और होते तो और ज़्यादा मुझे फिर उस ब्रेकिंग, अच्छी ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट होती। थोड़ी सी और ब्रेकिंग अच्छी की जा सकती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हालांकि थोड़ी सी ब्रेकिंग इंप्रूव आप अच्छे टायर्स के साथ में भी कर सकते हो, बट फिर भी अच्छी ब्रेकिंग जो है वो की जा सकती है। थोड़ा और अच्छा ब्रेकिंग बाइट हो सकता था सेगमेंट में। बाकी गाड़ियां जो है वो हैवी भी हैं इससे, बट स्टिल उनकी ब्रेकिंग जो है थोड़ी अच्छी फील होती है। तो वो वाली चीज़ है, थोड़ी कमी ब्रेकिंग में नो डाउट रह गई है, बट आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा मेजर
आपको जो है ब्रेकिंग से जुड़ा हुआ इशू जो है वो आएगा। तो ये एक ब्रेकिंग के बारे में बच्ची कुछ ही चीज़ रह गई कि थोड़ा सा और इम्प्रूव करते तो मज़ा आ जाता। बाकी शहर वहर में या ऐसा कोई इन जनरल कोई ऐसे ब्रेकिंग में कमी नहीं मिली है। 4 डिस्क मिलते हैं आपको, थोड़ी और ज़्यादा बाइट अच्छी हो जाती है तो उसका मज़ा आ जाता। तो जी सुकून से बैठते हैं और अब बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या है अल्काज़ार का। मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें साफ़ है। ये गाड़ी एक्सपेंसिव है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। रीज़न आप सोचिए कि 23 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस पे आपको एक कार ऑफर की जाती है, इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। ये आपको वहाँ पे मिलता है विच इज़ एक्सपेंसिव कंसिडरिंग कि यहाँ पे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है लोकलाइजेशन से आती है। ऐसा नहीं है कि उनको इंपोर्ट किया जा रहा है तो कॉस्ट हाई हो गई है। तो लोकलाइजेशन लेवल इतने हाई होने के बावजूद कॉस्ट ज़्यादा है। प्लस ये पर्टिकुलर कार जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है उस प्लेटफॉर्म के सेफ़ होने के जो मतलब टेस्ट वगैरह जो है वो भी इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेके आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी और ज़्यादा उस चीज़ को मतलब ऐसे फील होने लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हम पे कर रहे हैं। और भी कई छोटे मोटे रीजंस हैं, आप अगर उनको देखो तो शायद आप कह सकते हो कि एक्सपेंसिव है। बट Hyundai नोज़ कि ये गाड़ी क्यों बिक सकती है। ये गाड़ी बिक सकती है बिकॉज यहाँ गाड़ी में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको लुभावने लगेंगे। गाड़ी के साथ में एक पीस ऑफ माइंड आता है। इंजन, गियर बॉक्स, हर एक चीज़ प्रूवन है, किसी में भी कहीं भी कोई भी रिलायबिलिटी इशू नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि आप ये खरीद के आप परेशान होते रहेंगे, वो फैक्टर यहाँ पे नहीं है। तो जो पीस ऑफ माइंड है, ब्रांड वैल्यू है, आप उसके लिए पैसे दे सकते हैं और दिस थिंग इज़ समथिंग विच इंडियंस वैल्यू मोर। ठीक है, सेफ्टी इज़ समथिंग जो हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करना। बट आई बिलीव अभी भी हम उस चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, पीस ऑफ माइंड, रिलायबिलिटी, और उस तरफ ज़्यादा सोचते हैं। प्लस फ्यूल एफिशिएंसी, वेल ऑटोमेटिक को छोड़ दीजिए, लेकिन जो मैनुअल है डीजल का और जिस तरीके से आप 7 सीटर खरीद भरे लो, मुझे पता है चलाते उसमें 1 या 2 बंदे बैठ के ही हैं। तो उस हिसाब से ये पर्टिकुलर डीजल इंजन ज़बरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी भी देगा। तो काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि आप अल्काज़ार आप अभी भी उसकी वजह से लेते रहेंगे। और मैं ये नहीं कहूँगा लेना है नहीं लेना, बिकॉज वो आपके केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो वो डेफिनेटली नीचे ज्वाइन बटन है, आप उसको यूज़ करके कंसल्टेशन ले सकते हैं मेरे से। बाकी अगर और कुछ हो जो वीडियो में ऐड करना था रह गया या आपको कुछ बताना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन उसके लिए आपके पास में खुला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।